वेलकम बैक मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हमारा जो टॉपिक है ये मैथमेटिकल टूल्स है। फिजिक्स को सीखने के लिए मैथ्स बहुत जरूरी है। मैथ्स को एक अस्त्र की तरह, औजार की तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, टूल्स की तरह फिजिक्स में। जिन लोगों की मैथ्स अच्छी होती है, फिजिक्स उनको ज्यादा अच्छा समझ में आती है। बायो ग्रुप के बच्चों के लिए बहुत सी ऐसी चीजें जो 10th स्टैंडर्ड तक नहीं पढ़ाई गई हैं और हमें यहाँ जरूरत है। जैसे कैलकुलस एक नया टॉपिक है जो बायो के स्टूडेंट्स हैं। अभी मैथ्स वालों को भी फर्स्ट ईयर में इतना नहीं पढ़ाया गया जितना हमें नीड है। फिजिक्स में जो आप 12th तक सीखेंगे मैथ्स में, वो सब जरूरत पड़ता है डे 1 से। तो 12th में आपको जब मैथ सिखा दी जाएगी तब तो फिजिक्स जल्दी समझ में आ जाएगी, लेकिन अभी आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए थोड़ी मैथ्स हम सिखाने वाले हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। तो चलिए, आप अगर सीखना चाहते हैं तो हेडिंग डाल लीजिएगा मैथमेटिकल टूल्स, यानी कि गणितीय अस्त्र या गणितीय औजार। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस। कैलकुलस का पहला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं अवकलन। अवकलन क्या है? इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशिएशन। इसका मतलब समझ लेना थोड़ा सा। देखिए, दो तरह की कैलकुलस हम इस्तेमाल करेंगे, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को बोलते हैं समाकलन। अब इस तरह समझ लीजिए, मैं एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं कि हमारी डेली लाइफ में अवकलन कहां इस्तेमाल हो रहा है। अवकलन का मतलब एक सैंपल होता है, छोटा सा पार्ट किसी चीज का। एक छोटे से पार्ट को लेकर के हम पूरे में उसको अप्लाई करते हैं तो समाकलन कहलाने लगता है। जैसे उदाहरण के लिए, आप लोगों ने कभी सामान कुछ खरीदा होगा, जैसे चावल मान लीजिए कहा जाए 2 किलो चावल ले आइए, तो हम लोग दुकान पे जाकर के क्या कहते हैं उससे, बताओ दुकानदार से कि भैया चावल क्या हिसाब दिए हो, दिखाओ। तो 4-5 जगह वो कंटेनर भरा रखा होता है, उसका कहता भाई साहब ये 50 रुपए, ये 60 रुपए में, 80 रुपए में, ऐसे बोलता है। हम लोग क्या करते हैं, सीधे ऑर्डर नहीं देते हैं, पहले उसको थोड़ा मुट्ठी में लेते हैं कि नहीं लेते हैं, फिर हम चेक करते हैं, फिर हम कंपेयर करते हैं, फिर हम कहते हैं भाई साहब इस वाले से 2 किलो दे दो। ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो जो आपने पूरे पीपे में से एक मुट्ठी चावल निकाला है या पूरे बोरे में से, वो एक मुट्ठी चावल अवकलन का पार्ट है। क्या है? अवकलन है। उसके आधार पर पूरे बोरे को हम जज करते हैं कि पूरे बोरे में इसी क्वालिटी का चावल है। फिर 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो जितना चाहिए हम कह देते हैं इसे दे दो। ये तो कहते हैं कि नहीं कहते, बताओ। तो जो छोटा पार्ट आपने लिया होता है वो अवकलन का पार्ट है, और जो पूरे बोरे में है वो समाकलन कर दिया आपने कि नीचे से ऊपर तक एक जैसा। भाई इसी क्लास में मान लीजिए कोई आए हमारा साथी मित्र और कहे हम देखना चाहते हैं आपके बच्चों की स्टैंडर्ड क्या, क्वालिटी क्या है, और रैंडम एक कॉर्नर से एक बच्चे को उठा के पूछे 5 लोगों से, और अगर उन 5 ने सटीक आंसर दे दिया तो उसके मन में आएगा पूरी क्लास इसी स्टैंडर्ड की, यही तो है। लेकिन अगर उन 5 बच्चों ने सही से ना बता पाया तो पूरी क्लास को वो जज किया जाएगा कि बेकार क्लास है। ऐसा होता है। तो जो छोटा सैंपल लिया होता है वो अवकलन है, और पूरे पे जो अप्लाई कर देते हैं वो क्या है? समाकलन है। ये भावार्थ में समझाया। कुछ जगह अवकलन करके समाकलन करना बेटर होता है, लेकिन अगर इसका उल्टा कर दोगे तो अर्थ बदल जाएगा। जैसे चावल खरीदने गए, आपने सब पीपा पलटा दिए और पूरा चावल चेक किया, फिर उससे कहा भैया इस वाले से 2 किलो दे दो, क्या ये बेटर तरीका है? वो मारेगा और आपको दुकानदार। तो ऐसे ही मतलब कुछ चीजें हमें लेकिन फुल्ली चेक करनी चाहिए। अब कार खरीदने गए हो तो क्या उसकी स्टीयरिंग चेक कर लोगे, आप समझ जाओगे पूरी कार बढ़िया है, या टायर देख करके कह दोगे बढ़िया है? वहां हमें फुल चेक करना होगा। यानी हमें अवकलन भी आवश्यक हमारे लिए है और समाकलन जरूरत के हिसाब से अप्लाई करेंगे। अभी हम अवकलन की बात करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है, चलो इसकी बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला शब्द जो है उसको बोलते हैं अवकल गुणांक। क्या बोलते हैं? अवकल गुणांक आप डालेंगे, और इसको हम कैसे लिखेंगे इसको समझिएगा। अवकल गुणांक को इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल ऑपरेटर। देखिए, डिफरेंशियल ऑपरेटर के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं d/dx। ये सिंबल है इसका। d/dx में x जो शब्द लगा है ये वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल माने जो बदलता है। इसको हम बोलते हैं चर। हिंदी में क्या बोलते हैं? चर, बदलने वाला। जैसे टेम्परेचर है, मान लो टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा, बदलता रहता कि नहीं, बताओ। सुबह कुछ और, दोपहर में कुछ और, शाम को कुछ और, रात में कुछ और, ऐसा होता है। आज कुछ और, कल कुछ और। ये कैसी क्वांटिटी हो गई? वेरिएबल। कैसी हो गई? जो बदले वो हो गया चर, और जो ना बदले वो अचर। आप समझते हो? तो जैसे आपको एक जनरल नॉलेज की बात बता दें, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कितने टाइम होता है पता है किसी को? हाई टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर दोपहर के 2 बजे। 12-1 बजे नहीं होता, 2 बजे हाईएस्ट पीक पे टेम्परेचर होता है। और सबसे कूल कब होता है पता है? सबसे ठंडक सुबह 5 बजे। टाइमिंग फिक्स है।
सबसे कूल यानी सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर 5 बजे का होता है और सबसे हाईएस्ट 2 बजे का होता है। खैर चलिए, तो यहाँ अवकल गुणांक आप सीख गए। अब हम अवकलन सिखाने वाले हैं। जैसे पहला जो सूत्र में सीखना है, तो d/dx अगर किसी कांस्टेंट का लेना है, किसका? कांस्टेंट माने हिंदी में क्या कहते हो? अचर। क्या बोलते हो? अगर अचर लिखा है तो मतलब कांस्टेंट, और चर मतलब वेरिएबल। अगर चर कहूं तो चर माने क्या होता है? वेरिएबल। ये इंग्लिश शब्द भी याद रख लेना, बहुत जगह बोलचाल में लोग वेरिएबल बोलते हैं। आजकल टीचर्स आधी अंग्रेजी जोड़ते हैं हिंदी मीडियम में भी, इसलिए जरूरी है मैं, ठीक है। और बाकी इंटर के बाद तो इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाया जाएगा आपको। तो कांस्टेंट का अगर अवकलन किया जाए, डिफरेंशिएशन किया जाए तो 0 आता है। मतलब क्या इसका? अवकलन 0 आता है। इसका मतलब ये हुआ अचर है, बदलेगा ही नहीं परिस्थिति के हिसाब से। और डिफरेंशियल में हम परिवर्तन चेक करते हैं, इतना इतने बजे, उतना उतने बजे। अगर डिफरेंस आए दो चीजों में, दो परिस्थितियों में, तो डिफरेंशियल होगा। डिफरेंस ना आए, जैसे 5 है, मान लो संख्या है 5, संख्या जो 5 होती है वो कभी 6 हो सकती है क्या? या 4 हो सकती है क्या? कभी किसी परिस्थिति में भी 5 हमेशा 5 ही रहेगा। क्या बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता है। तो डिफरेंस कभी बताइए उसका निकाला जाए, सुबह 5 था, दोपहर में 5 है, तो डिफरेंस कितना आएगा? 0। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 0। लेकिन जो चीजें बदल सकती हैं उनमें डिफरेंस आएगा, कुछ ना कुछ, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए अलग बात है। जैसे सुबह टेम्परेचर मान लीजिए 30 था, दोपहर में हो गया 34, तो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हुआ? 4 का, यानी डिफरेंस आया। तो बस जो चीज बदलती है उनका डिफरेंशियल होगा, जो नहीं बदलती है यानी कांस्टेंट रहती है उसका डिफरेंशियल क्या होता है? 0। पहली बात। आइए दूसरा डिफरेंशियल सीखते हैं। d/dx ऑफ x की पावर n। ध्यान रखिएगा, हम गणित नहीं पढ़ा रहे हैं पूरी तरह से, हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। हम गणित में उतना ज्ञान देंगे तुम्हें जितना फिजिक्स के लिए जरूरी है। मैथ्स का पूरा पार्ट नहीं समझाने वाला हूं, मैथ्स आपको अपने हिस्से पढ़ना पड़ेगा। हमें जो फिजिक्स में जरूरत उतनी बताएंगे, बाद बाकी जितना हम एक दिन में पढ़ा देंगे मैथ्स वाले उतना 1 साल में पढ़ाएंगे आपको। तो सीधी सी बात, वो विस्तार से पढ़ाएंगे, हम शॉर्टली पढ़ाएंगे आपको। हम सीधा फार्मूला बता रहे हैं, आया कहां से, क्यों आया, इस पे चर्चा नहीं करने वाला हूं मैं चर्चा किस पे करने वाला हूं? क्या आया, जिसकी हमें जरूरत है। जैसे x की पावर n का डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे, ध्यान रखना, तरीका समझना, तो n आगे आ जाएगा और एक आपका n वहां पर माइनस हो जाएगा। ये तरीका इसका है। इसके एक उदाहरण से समझ लो, एग्जाम्पल से समझ लो आप। जैसे हमने कहा डिफरेंशियल करिए आप x की पावर 5 का, तो देखो आप n की प्लेस में क्या आ गया? 5। डिफरेंशियल करोगे तो हमेशा पावर आगे मल्टीप्लाई में लिखोगे पहले, तो 5 यहां आ गया। अब एक पावर कम कर दो तो कितनी बचेगी? 4, तो यहां हो गया 4। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। समझ में आया? अगर कभी कुछ मल्टीप्लाई में कांस्टेंट लिखा हो, जैसे सपोज करो d/dx ऑफ 3x की पावर 4, ऐसे लिखा है मान लो, तो ऐसे सवालों का जो 3 कांस्टेंट है, यानी नंबर हो, ABCD हो, वो बाहर लिख दो अलग। तो पहले 3 बाहर निकाल दीजिए, फिर d/dx लिखिए x की पावर 4। अब हम करेंगे अवकलन, 3 अपनी जगह पड़ा रहेगा वहीं बाहर। अब 4 घात ऊपर है ना, तो 4 आगे आएगी, एक घात कम करो तो कितनी बनेगी? 3। अब 4 3 कितना हो गया? 12x3, यानी इसका अवकलन 12x3 हुआ। ये मैंने आपको एक सूत्र था उसका एक्सप्लेनेशन दिया। दूसरा ध्यान रखना, d/dx अगर कभी e की पावर x मिले आपको, e को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या बोलते हैं? इंग्लिश शब्द होता है एक्सपोनेंशियल, हिंदी में इसको बोलते हैं चरघातांकी। क्या बोलते हैं? चरघातांकी, चरघातांक, यानी जिनकी घातें बदलती रहें। चर माने क्या हुआ? बदलने वाला। अचर माने ना बदलने वाला। चरघातांक माने घात में ऐसी चीजें जो बदलती हो, वेरिएबल हो। जैसे देखो e की पावर x, x कैसी क्वांटिटी मानी हमने? वेरिएबल। x कैसा माना है? वेरिएबल है। तो ऐसे सवालों का अगर e की पावर का कभी अवकलन करें तो वही आता है, इसमें कोई परिवर्तन अवकलन करने पर नहीं होगा, इतना ध्यान रखना है। e की पावर x का अवकलन e की पावर x। एक और सीखिए, अभी तो दे नहीं है।
1 बाई लॉग एक्स, सॉरी, अगर हम इसका करेंगे लॉग एक्स का लॉगरिथम फंक्शन होता है, आपने कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा लॉग के बारे में। लॉग का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें, देखिए बेस में ई लिखा है, बेस इसको नीचे छोटा सा लिखा मतलब बेस कहते हैं। बेस ई का मतलब होता है नेचुरल बेस, प्राकृतिक लॉग है ये। लॉग के और रूप 1/x। आगे देखिए, अगले फार्मूले पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अब ट्रिग्नोमेट्री की हम लोग बात करेंगे। तो देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा। फर्स्ट फार्मूला d/dx ऑफ साइन x, इसकी जो वैल्यू आएगी वो cos x है। अब इसको करने के बाद दूसरा, देखो साइन का तो cos x हो गया है, अब cos x का हम लोग लिखेंगे माइनस साइन x, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद अगर हम लोग मान लीजिए tan का निकालना चाहें तो tan x के लिए हमारा इंटीग्रेशन का फार्मूला यानी कि समाकलन का जो फार्मूला है वो बनेगा sec स्क्वायर x। ऐसे ही cot x का निकालेंगे तो d/dx ऑफ cot x अगर निकाल रहे हैं तो हो जाएगा माइनस का cosec स्क्वायर x। फिर हम लोग d/dx ऑफ sec x निकालेंगे तो पता क्या होगा, sec x tan x, ध्यान रखिएगा इसको, sec x और tan x होगा, ये मल्टीप्लाई में रहेंगे दोनों। फिर नेक्स्ट उठाते हैं d/dx। अब लास्ट बचा cosec x, अगर cosec x का निकालना चाहते हैं तो होगा माइनस में cosec x और इंटू cot x, इस तरह याद कर सकते हो आप। ये तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, ये टोटल 6 फंक्शन होते हैं अगर आप देखेंगे, और ये तुम्हें याद भी करना पड़ेगा इस तरीके से। अच्छा, इसको याद करने के बाद हम लोग जानना चाहते हैं कि ये साइन कॉस टैन ये जो कुछ है इन सब की कुछ वैल्यूज़, मतलब कुछ नाम होते हैं, एक मीनिंग होती है। जैसे साइन है, ये ग्रीक लैंग्वेज में साइन वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। देखो ग्रीक में साइन को साइन, अगर फुल नेम की बात करूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, 6 फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। साइन को कॉस को कोसाइन, टेन को टेंजेंट, कॉट को कॉटजेंट, सेक को सेकेंड और कॉसेक को कॉसकेंट। इस तरीके से हम लोग शॉर्ट में इसमें साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक बोलते हैं। अब साइन का मतलब समझ लेना, ये अर्थ होता है, अर्थ मतलब पृथ्वी, और कोसाइन मतलब आसमान, स्काई भी कह सकते हैं। टेंजेंट मतलब होता है धरती और आसमान को मिलाने वाली रेखा, यानी कि स्पर्श रेखा टेंजेंट है। उल्टा मिलाओगे तो कॉटजेंट कहेगा। तो कहने का मतलब हर एक चीज़ का अपना मतलब है, सेंस है। ये ग्रीक लैंग्वेज से आए हुए वर्ड है। तो चलिए फिर, ये तो आप सीख ही गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं, एक फार्मूला होता है कि अगर 2 फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे हैं तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट रूल की हम बात करते हैं, चलो लिख लो, एग्जाम्पल से समझाएंगे हम आपको। d/dx फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, कोई 2 फंक्शन होंगे, इनका होता है फर्स्ट फंक्शन सेम, d/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन। आप प्लस लगाइए और फिर लिखिए सेकेंड फंक्शन सेम, d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये हमारा प्रोडक्ट रूल है डिफरेंशिएशन का। फिर इसके बाद अगर हम बात करें डिवीज़न में, अगर अच्छा चलो इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर हम लोग डिवीज़न पे आते हैं, डिवाइड रूल पे आते हैं। तो एग्जांपल ले लो, कोई भी 2 फंक्शन ऐसे हैं जो अलग अलग टाइप के हों, जैसे कि x की पावर 3 है और साइन x है, ये मल्टीप्लाई में लिखे हैं। अब आपसे कहा जाए इसका इंटीग्रेशन, वो सॉरी डिफरेंशिएशन करिए, तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे आप इसको समझिए ज़रा। x³ को फर्स्ट मान लो, साइन x को सेकेंड फंक्शन मान लो। अब देखो जरा इसका क्या बनेगा, जैसे वहाँ फार्मूला है वैसे पुट करते जाइए। फर्स्ट सेम मतलब x³ सेम, और डिफरेंशियल करेंगे साइन x का, फिर प्लस लगाएंगे। फिर सेकेंड सेम, डिफरेंशियल करेंगे फर्स्ट का, तो आ जाएगा हमारा x³। अब आइए इनका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो साइन का डिफरेंशियल हमने आपको सिखाया हुआ है, पीछे फार्मूला है आपके पास, तो साइन के लिए आपको याद ही होगा। साइन का डिफरेंशिएशन पता क्या होता है, cos x होता है। तो चलिए पहला तो ऐसे ही लिख दीजिए और साइन का cos x लिख दीजिए। फिर साइन x सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं करना है, बस x³ का डिफरेंशियल करना है। x³ का तो n-1 से करो, 3x² आ जाएगा। अब हम बात करते हैं
जो कुछ अगर सिंप्लीफाई कुछ कर सकते हो 3 जैसे आगे लिख दो, एक्स स्क्वायर लिख दो, साइन एक्स लिख दो, कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लो भाई। कॉमन क्या है? एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स बन जाएगा। इतना तो कर लीजिए इस तरीके से। अब और हम कर सकते हैं क्वेश्चन डी बाई डी एक्स, जैसे हम लोग कर रहे हैं डिवाइड रूल। अगर दो फंक्शन जिसे मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड में लिखे हों तो फिर क्या करेंगे आप? डिवाइड रूल का यूज़ करेंगे हम लोग। उसका फार्मूला है सेकेंड सेम डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस, फिर हम लोग कर देंगे फर्स्ट सेम डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, और होल में डिवाइड करेंगे सेकेंड के होल स्क्वायर से। इस तरीके से अब आप करेंगे। तो चलो कोई उठा लेते हैं एग्जाम्पल, तभी आप मज़ा आएगा आपको करने में। तो चलो ई की पावर एक्स लिख लेते हैं और अपान में ले लेते हैं हम लोग कोई भी एक फंक्शन, जैसे कि एक्स की पावर 4 ले लिया। अब हम इसका करना चाहते हैं तो ऊपर वाले को फर्स्ट, नीचे वाले सेकंड ले लो और सेकंड सेम करो पहले तो, यानी x4 सेम, फिर डिफरेंशिएशन लगाओ। फर्स्ट का कर दो, फर्स्ट क्या है? e की पावर x है, फिर माइनस लगाओ, फिर e की पावर x लिख दो, फिर सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। वो क्या है? x4 है, रख दो। होल अपान में x4 की होल स्क्वायर करिएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। x की पावर 4, e की पावर x सेम रहेगा, माइनस e की पावर x। अब x की पावर 4 है तो इसका 4 आगे आ जाएगा, x क्यूब बचेगा। x पावर 8, पावर की पावर होती तो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कुछ कॉमन हो तो कॉमन ले लो, कुछ कट जा रहा है तो कट कर दो। तो चलो कॉमन देखते हैं, x क्यूब कॉमन है, चलो ठीक है। x e की पावर x बचा, फिर e की पावर x और 4 भी बचेगा। अब अपान में x 8 है, काट दो चलो। तो डिवाइड में ऊपर से 3 पावर नीचे कट जाएंगी तो 5 पावर बचेंगी। डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 5 बची, 8 में से 3 कम हो गए। तो ये तो आप समझ ही गए पूरी तरह से। अब चलो कुछ और नई बात बताते हैं। जैसे अब हम लोग इंटीग्रेशन, देखिए मैथ्स बहुत यूज़ है, इंटीग्रेशन सीखते हैं। समाकलन में क्या करेंगे आप इतना ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन को हिंदी में समाकलन कहते हैं। समाकलन 2 तरह से होता है, 2 पार्ट में हम इसको स्टडी करते हैं। एक समाकलन होता है इसमें लिमिट होती है, एक होता है इसमें लिमिट नहीं होती है। जो लिमिट वाला है ध्यान रखिएगा, उसको डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, यानी उसकी जो सीमाएं वो निश्चित हैं, डेफिनेट है। जबकि अगर सीमाएं ना दी गई हों तो इनडिफिनिट हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। उसको जनरल तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी उसको जब इंटीग्रेट करेंगे, हम समाकलन करेंगे तो कांस्टेंट बढ़ाएंगे, और जो डेफिनेट है इसमें लिमिट दी होंगी। नीचे वाली लिमिट को लोअर और ऊपर वाली को अपर लिमिट कहते हैं। ये साइन है इंटीग्रेशन का, ये लिमिट लगा दी हमने ए बी। कोई फंक्शन जो भी है वो एफ एक्स है, डी एक्स है, इस तरीके से इंटीग्रेशन लिखा जाता है। ये जो सांप जैसा बना है ये इंटीग्रेशन का साइन है। अब आप देख लीजिए, उसमें अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो कोई नया फंक्शन आएगा हमारा, और लिमिट्स अपर लोअर दोनों दी गई हैं, लोअर ए है अपर बी है। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है तो कुछ नया वैल्यू आएगी। यहाँ पर क्लोज्ड वैल्यूज़ कुछ दी होती हैं, मतलब फिक्स वैल्यूज़ होती हैं, जबकि इसमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है। इनडेफिनिट वाले में अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, इसमें लिमिट नहीं दी होगी। फंक्शन को जब इंटीग्रेट किया जाएगा, जैसे मान लीजिए एफ एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ नया फंक्शन आता है हमेशा, तो लिमिट तो होगी नहीं, ठीक है। एक कांस्टेंट डाल देंगे डिफरेंशियल करने के बाद, प्लस सी लगा देंगे अगर विदाउट लिमिट दिया हो तो। अब फार्मूला लिखते हैं, चलो जैसे x की पावर n है, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। हम लोग बिना लिमिट वाले फार्मूले लिख रहे हैं। फार्मूले यही होते हैं, चाहे लिमिट का हो चाहे बिना लिमिट का हो। तो इसका x और n का हो जाएगा, ऊपर पावर 1 बढ़ जाएगी, n+1, वही चीज़ डिवाइड में आ जाएगी लास्ट में। यहाँ प्लस सी और लगाएंगे, कांस्टेंट लगा देते हैं साथ में हम लोग। तो ये चूँकि लिमिट तो थी नहीं तो कांस्टेंट तो लगाना ही पड़ेगा आपको, तो प्लस सी लगा दो एक लास्ट में इसके इंटीग्रेशन करने के बाद। अब एक और फार्मूला देखो, इंटीग्रेशन लगाइए। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसको हटाइए, चलो एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है, सपोज करिए इंटीग्रेशन x पावर 4dx, इसका हम करना चाहते हैं। तो फार्मूले में देखो एक पावर बढ़ानी होती है, तो 4 में जब एक बढ़ाओगे 5 हो जाएगी, वही डिवाइड में आएगी।
फिर एक सी लगाओगे, हर बार सी प्लस लगाना ही लगाना है आपको। अब एक और उठाते हैं, तो देखते हैं आगे की बात। ये जो पावर तो बना ली, इस तरह तो कर ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक आध क्वेश्चन अपने आप से ये बदल लो, हिस्से को हम आगे बढ़ाते इसमें हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा आप हमारा करने में। फार्मूला देखना जरा भाई अब साहब। जैसे e की पावर x का हम लोग जैसे करना e की चाहते हैं। पावर x e की पावर x का दिखाई दे रहे हैं डिफरेंशियल भी आपको। सेम था, तो इंटीग्रेशन ध्यान भी सेम रखिएगा होगा, e इसमें की कोई फर्क पावर नहीं x का पड़ेगा। जब अवकलन किया था तो तो ये e इसी की तरह पावर x रहेगा। आया था, तो समाकलन में भी वही आप देखना आएगा, भाई, कोई चेंज नहीं इसका तो होने रिजल्ट वाला। सेम आएगा, e एक की constant पावर बढ़ा x लेंगे। का समाकलन e की भी पावर e x की प्लस पावर x है, c। प्लस कांस्टेंट डाल दीजिए। अब हम लोग तीसरा हम उठाएंगे, जैसे 1/x है, याद करो log x का डिफरेंशिएशन क्या आया था, तो 1/x का इंटीग्रल log x, उल्टा होते हैं ये दोनों एक दूसरे के, प्लस c। एक और देख लीजिए, हम लोग आ गए उसमें साइन कॉस में। अगर साइन x का हम लोग समाकलन करेंगे, देखो कॉस का अवकलन क्या आया था, माइनस साइन, तो साइन का जब समाकलन करोगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा। फिर कॉस एक्स का जब करेंगे, देखो साइन का डिफरेंशियल था कॉस, तो कॉस का इंटीग्रल हुआ साइन, जस्ट उल्टा चलता है बस। ए का अगर अवकलन बी है तो बी का समाकलन ए होगा, ऐसे समझो, ये उल्टे हैं दूसरे एक दूसरे के। एक और समझना जरा, ये तुम्हें फार्मूले से याद करने हैं। जैसे सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन पूछे तो आप बताओ डिफरेंशियल किस चीज का था, सेक स्क्वायर एक्स देख के बता सकते हो, tan x का था, तो सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन समाकलन क्या बनेगा फिर, tan x, मतलब जस्ट उल्टे लिख रहा हूं मैं। देखो एक और लिखता हूं, अगर लिखा हो cosec स्क्वायर एक्स, तो आप ढूंढो अवकलन में किसका रिजल्ट था cosec स्क्वायर एक्स, cot x का था माइनस cosec स्क्वायर एक्स, तो ये माइनस यहां नहीं है तो माइनस इस तरफ लिख दो फिर, मतलब दोनों में एक तरफ माइनस भी दिखना चाहिए। ऐसे ही अगर हम बात करें, कहीं लिखा हो sec x tan x, अब इसका निकालना तुम्हें समाकलन, तो देखो किस चीज का अवकलन है, आप देखेंगे तो sec x का अवकलन दिखेगा आपको। अगर हम बात करें अगले स्टेप पर, अगर कहीं लिखा है cosec x cot x dx, आप देखना ये cosec x का माइनस सही था तो यह माइनस लिखा जाएगा, माइनस cosec x प्लस c, ये हमारे समाकलन हुए। अब हम लिमिट लगाना सिखाना चाहते हैं तुम्हें। देखो अगर कभी लिमिट वाला हो क्वेश्चन तो कैसे करेंगे, सपोज करो एक सवाल दिया तुम्हें, लिमिट हमने 0 से π/2 लिख दी, कितनी लिख दी, और sin x dx इसका मान निकालना है तुम्हें, ये लिमिट वाला प्रश्न आ गया। तो देखो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, अभी सिखाया, तो पहला इसका इंटीग्रेशन कर दिया माइनस कॉस एक्स, पहला स्टेप, कोई दिक्कत। जो लिमिट यहां लिखी है वो पीछे लिखी जाएंगी बैक साइड में जाकर के, 0 से π/2। अच्छा π/2 माने जानते हो, 90 डिग्री को कहते हैं π/2, जानते हो कि नहीं जानते ये बात, बताओ, समझ लेना अगर ना जानते हो। जैसे 45 अंश हो, इसको पाई में बदलना है तो ध्यान रखना, हम लोग हमेशा π/180 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, पाई का मान 180 होता है, यानी 180 से गुणा है, लेकिन ऊपर पाई रखा, नीचे 180, और 45 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार गया, 4 बार, तो 45 अंश को क्या लिखते हो, π/4। किसी को बगैर पाई में बदलना, जैसे 60 अंश है, हम पाई में बदलना चाहते हैं तो क्या करें, पाई से गुणा कर दें और 180 से भाग, 6 18, तो π/3 हो गया। 60 अंश को क्या लिखते हो, π/3। ऐसे 90 का बनाना हो मान लो तो क्या लिखोगे, 90 गुणा π/180, और 90 दूना 180 π/2, ये चीजें समझ लेना। या पाई से वापस अंश बनाना हो तो पाई का मान 180 अंश होता है, π/2 माने क्या हुआ, 180/2 यानी 90 अंश। तो चलिए अब समझना जरा, अब लिमिट लगाते हैं, ध्यान रखना, माइनस बाहर निकाल दो पहले तो तुम। अब देखो x की जगह पहले π/2 रख दो और फिर माइनस, ये सूत्र है लिमिट लगाने का तरीका। पहले अपर लिमिट लगाते हैं, कौन सी, ऊपर वाली, x की जगह, तो cos x के क्या रख दिया, π/2, फिर माइनस का चिन्ह,
फिर लोअर लिमिट लगाते हैं यानी कि 0, तो ये हो जाएगा cos 0। अब ध्यान देना जरा, cos 90 है ये, cos 90 का मान याद होना चाहिए आपको, कितना होता है 0, और cos 0 का मान 1, ये माइनस अंदर ले जाओ तो कितना आ गया 1। यानी कि लिमिट लगाने का कॉन्सेप्ट अगर सूत्र वाइज समझें तो मीन ये देखो, किसी भी फंक्शन का जब समाकलन करते हैं तो एक नया फंक्शन आ जाता है और लिमिट को पीछे लिख दिया जाता है। बताओ, पुराना कोई फंक्शन है, जैसे साइन है तो कॉस आ जाता है, कॉस है तो साइन आ जाता है, बदल गया यानी समाकलन हो गया। फिर जो लिमिट यहां लिखी थी वो पीछे साइड लिख दी, फिर ऊपर वाली लिमिट लगाते हैं, पहले देखो एफ बी, फिर माइनस में एफ ए, ये तरीका समझना। अभी मैं इसको फिर से एक उदाहरण से सिखा देता हूं। एक और उदाहरण ले लो, जैसे मान लो समाकलन लगा है 2 से लेकर के 5 लिखा है, x की पावर 3 लिखा है और dx लिखा है। मान लो सवाल हमें ये लगाना है। ऐसे सवालों में जिनमें लिमिट होती है उसमें प्लस c नहीं लिखा जाता है, ठीक। तो x की पावर 3 का जब समाकलन करोगे ध्यान रखना तो x की पावर 4/4 आ जाएगा और लिमिट यहां लिख दी जाएगी। बताओ इतना समझ में आया मैटर कि नहीं, बताओ। अब पहले ऊपर वाली लिमिट x की जगह पुट करो, तो x के स्थान में 5 रख दो, x पर पावर कितनी चढ़ी है 4, बटे में 4 है पड़ा रहने दो, फिर माइनस लगा दो, फिर x के क्या रखना है 2 और बटे में 4 है, लिख दो ऐसे। अब इनके मान हल कर दो, 5 की पावर 4 मतलब 25 × 25 और 25 25 हम 625, 625 बटे 4 और ऋण 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 बटे 4। तो 625 से 16 हटा दो, 609 बचा, 609 बटे 4 इसका मान हो गया। तो समाकलन थोड़ा सा समझ में आया आप लोगों को। अब कुछ हम फिजिक्स में जो समाकलन यूज होंगे उनके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा फटाफट सुन ले जरा। जैसे समाकलन हम लोग x मतलब 1 का कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं 1 का अगर समाकलन करना हो, 1 ऐसे भी लिख सकते हो या बिना 1 लिखे dx लिखा हो, तो अपने आप अंडरस्टूड है कि यहां पर 1 लिखा होगा अंदर। 1 का समाकलन माने क्या होता है, ध्यान रखना x होता है। क्या होता है, क्यों हुआ x ये भी समझ लो। 1 का मतलब होता है x की पावर 0। क्या होता है, किसी की घात अगर 0 उसका मान कितना है होता है बताओ 1 होता है। तो x की पावर 0 मतलब, अब देखो एक घात जोड़नी होती है और बटे में वही चीज लिखना होता है, तो x की पावर 1/1 आया कि नहीं आया, इसको क्या कहोगे x। तो याद रखना केवल dx का अगर समाकलन किया तो क्या आएगा x, अगर ds का करें तो s, अगर dt का करें तो t, अगर dv का करें तो v, मतलब जिस चीज का भी कर रहे हो वही सीधे आ जाएगा। एक स्टेप तो ये समझ लो। ऐसे ही जैसे मान लो लिखा हो x dx, अब इसकी घात कितनी है 1 है, तो एक घात बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी बताओ, तो x²/2 हो गया। अगर कहीं लिखा हो t dt तो इसका क्या होगा t²/2। अगर कहीं लिखा हो v dv तो इसका क्या होगा v²/2। ये चीजें समझ लेना, इनकी ही जरूरत है ज्यादा। चलिए नोट कर लीजिए।